कहने को तो देश भर में 84,000 बौद्ध विहार सम्राट अशोक ने बुद्ध की याद में और बुद्ध की स्मृति में बनवाए थे। कहाँ गए वो 84,000 बुद्ध विहार? आखिरकार उनका कोई अता पता है या सब जमीन में दबा दिया गए? कहा तो यही जाता है कि जब यहाँ बौद्धों का कत्लेआम हुआ तो बौद्धों की सारी की सारी विरासत जो थी वो मनुवादियों ने दफन कर दी। और जब विदेश में यहाँ सारे बौद्ध जो भाग करके गए थे, उन्होंने अपने भागने का इतिहास लिखा, तो उसमें बहुत सारे बड़े बौद्ध विहारों का कहीं न कहीं उन्होंने ज़िक्र किया कि उनकी विरासत भारत में कहाँ-कहाँ पर स्थित है। जब विदेशी यात्री भारत आए, तो उन्होंने बताया कि फलाँ-फलाँ जगह पर सम्राट अशोक के द्वारा बनाए हुए 84,000 बौद्ध विहार यानी कि बुद्ध की याद में बुद्ध के चिन्ह जो बनाए गए थे, वो कहाँ-कहाँ स्थित हैं। उन्हीं में एक बुद्ध विहार है, जिसको महाबोधि महाविहार कहते हैं, जो बिहार स्टेट के गया में स्थित है, जिसको मिट्टी से दबा दिया गया था। बाद में खुदाई हुई, पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, तो खुदाई में एक सुंदर बुद्ध विहार निकला। बुद्ध विहार जब निकला, तो फिर ये तय करना भारी पड़ा, अनागरिक धर्मपाल और उनके तमाम साथियों की वजह से, जब वहाँ पर ये चिन्हित किया गया कि यहाँ पर बुद्ध विहार है, तो एक कमेटी बनी और कमेटी महात्मा गांधी ने 1920 के आसपास एक कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। राजेंद्र प्रसाद की ड्यूटी लगाई गई कि आप चिन्हित करिए कि यह बौद्ध विहार है या हिंदू मंदिर है। बाद में पता चला कि ये बौद्ध विहार है और ये वही बौद्ध विहार है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और जो सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब उस बुद्ध विहार पर कब्जा किसका रहेगा, कब्जा किसका नहीं रहेगा, इसको लेकर के 1920 से लेकर के और आज 2025 में मैं बैठा हूँ, यानी कि लगभग 100 वर्ष जो है वो बीत चुके हैं और कब्जे को लेकर के कहीं ना कहीं झगड़ा है। उस समय पर यह कहा गया था कमेटी ने कि बौद्ध विहार बौद्धों को सौंप दिया जाए, लेकिन हिंदू यहाँ दर्शन के लिए आते रहेंगे, उनको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कब्जा हिंदुओं का भी हो गया और बौद्ध आज तक उस पर कब्जे के लिए लड़ रहे हैं। 25 साल पहले एक आंदोलन शुरू हुआ था, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, जिसके अध्यक्ष भदंत आनंद हुआ करते थे, सुरेश ससाई और तमाम, और महासचिव भिक्षु थिरोजेती हुआ करते थे। आंदोलन बंद हो गया 25 साल के बाद, वो 20 साल के बाद आंदोलन अब दोबारा शुरू हुआ है। आपको मुल्क भर के लोगों को पता है कि अब गया में बौद्ध विहार को मुक्त कराने का, ब्राह्मणों से मुक्त कराने का आंदोलन जो है वो चल रहा है। क्या है पूरी घटनाक्रम, कैसे-कैसे, मैंने आपको भूमिका में बता दिया। आपको मैं बताता चलूँ कि ना तो मेरे पास आज भदंत आनंद हैं, जो उस पहले आंदोलन के अध्यक्ष थे, ना सुरेश ससाई हैं, तमाम वो बड़े भंते प्रज्ञाशील वगैरह नहीं हैं। लेकिन आज हम पहुँचे हैं संगाराम बौद्ध विहार और मेरे साथ उस आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण एक कड़ी भंते बीपी थिरोज्योति हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कड़ी दर कड़ी के पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है बोल पिचासी। मैं भिक्षु बीपी थिरोज्योति को आमंत्रित करता हूं और उससे परत दर परत पूरे मामले की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आज आपको बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन के पूर्व जो आंदोलन चला था उसके महासचिव भिक्षु बीपी थिरोज्योति से बात कराऊंगा। तो भंते जी हमारे साथ मौजूद है। भंते जी, स्वागत है आपका। सवाल वही खड़ा होता है कि आपके समय पर जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन की उपलब्धियां क्या रहीं, विफलता क्या रही और वो आंदोलन बंद क्यों कर दिया गया? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं बोल पिचासी का धन्यवाद दूंगा कि बोल पिचासी के जितने भी श्रोता हैं और जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बड़े ही ध्यानपूर्वक और गंभीरता से आपकी द्वारा दी गई वीडियो को सुनते हैं। ये अच्छी बात है। और रहा सवाल जो अभी आपने कहा, ये आंदोलन आज का नहीं है, बहुत पुराना आंदोलन है और 1960 से लेकर के भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने इसको अपने हाथ में लिया, 60-65 से। और फिर इसको 93 में एक बड़ा रूप दिया गया। जब मैं भिक्षु भी नहीं था, मैं 2002 में भिक्षु बना हूँ, तो ये सब पहले एक होते थे। भदंत करुणाकर जी, भदंत आनंद जी, भदंत जो है प्रज्ञाशील जी और सुरेश ससाई महंते जी, और भी बहुत सारे प्रकांड बड़े-बड़े भिक्षु थे। इन सब ने बड़े-बड़े अपने-अपने स्तरों पर कार्यक्रम किए। तो मेरी एंट्री यहाँ पर 2002 में होती है। मैं 2002 में भिक्षु बनता हूँ और जब मैं पूरी तरह से बोधगया के बारे में नहीं जानता था, क्या वहाँ का मसला है, क्या वो है। तो बात ये है कि 2005 में
25 फरवरी को सबसे पहला कार्यक्रम हमारे ही द्वारा आयोजित किया गया। बोध गया में? बोध गया में नहीं, दिल्ली जंतर मंतर पर अच्छा, दिल्ली जंतर मंतर पे बौद्ध विहार को मुक्त कराने के लिए 2005 में। जी हाँ, 2005 में 25 फरवरी को अम्बेडकर भवन पे बहुत सारे कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया था, जिसमें बिहार के पूर्व राज्यपाल अभी हमारे बीच में नहीं है, आर.एस. गवई साहब भी थे, जोगिंदर कबाड़े जी थे, उम्मी सिंह गौतम, ए.आर. जोशी, जितने मतलब समाज के गणमान्य लोग हैं, कुछ नेता और बौद्ध भिक्षु काफ़ी बड़े पैमाने पे थे, उपासक काफ़ी बड़े पैमाने पे थे। तो उसके पहले से जो इनकी पहल थी, जैसे 18 महीने आंदोलन चलाना, ज्ञानी जिले सिंह जी से मिलना, और इंद्रजीत गुप्त गृह मंत्री जी से मुलाकात करना, पीवी नरसिंह राव से मुलाकात करना, एच डी देवगौड़ा साहब का मॉरिशस की यात्रा रोक करके भारत के इस आंदोलन में भाग लेना, तो इसमें समय समय पर अमेंडमेंट होता आया। मेन वजह ये थी कि इसका जो एक्ट है 1949 का, उसमें संशोधन की मांग को लेकर के एक्ट क्या है? एक्ट को बार-बार बताएं, क्या है एक्ट? जी। ये 1949 का असेंबली एक्ट है। 1949 के एक्ट के अनुसार ये है कि 4 उसमें बौद्ध रहेंगे और 4 उसमें हिंदू रहेंगे, और सेक्रेटरी जो होगा वो हिंदू होगा, और जो डीएम होगा वो चेयरमैन होगा। बट डीएम अगर बाई कास्ट बुद्धिस्ट है या बाई कास्ट एससी है, तो उसके स्थान पर एडीएम को चेयरमैन बनाया जाएगा, जबकि ये मौलिक अधिकार और एक डीएम पद का अपमान है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो एक्ट है, एक्ट के अनुसार 9 लोगों की कमेटी रहेगी। न जी, 9 लोगों की कमेटी में 4 हिंदू रहेंगे, 4 बौद्ध रहेंगे, और पार्टी जो होगी सर वो 8 की होगी। एक उनमें मेंबर कम सेक्रेटरी होगा, एक, और चेयरमैन जो होंगे वो नवे होंगे, यानी 9 लोग हो जाएंगे। डीएम चेयरमैन होगा। डीएम सही अगर हिंदू है तो चेयरमैन रहेगा, अनुसूचित जाति है या बौद्ध है तो नहीं। नहीं रहेगा। लेकिन अब ये संशोधन हो चुका है, ये संशोधन हो चुका तो था। आपके द्वारा आंदोलन चलाया गया था तो ये संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? संशोधन ये हुआ कि अब डीएम जो भी रहेंगे, जो भी पद पर आसीन होंगे, वही चेयरमैन होंगे। क्या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी सही, अब वो डीएम जो भी होंगे वो चेयरमैन होंगे, और सेक्रेटरी बुद्धिस्ट होगा। और सेक्रेटरी 1997 से लेकर के आज तक, यानी 2025 तक बुद्धिस्ट ही सेक्रेटरी है, जिसके प्रज्ञाशील जी जो है उस आंदोलन के बदौलत प्रथम बार प्रज्ञाशील जी 97 से लेकर के 2003 तक बुद्धगया मैनेजमेंट टेम्पल कमेटी के सचिव के पद पर और कार्यालय अधीक्षक तथा मुख्य भिक्षु प्रभारी के पद पर आसीन हो चुके हैं। और हमारे द्वारा जो कमेटी पहली बनी थी, यानी जो अखिल भारतीय भिक्षु संघ है, भिक्षु महासंघ है, इसमें से जब कमेटी पहली बार बनी तो उसमें जो मेंबर थे, भदंत आनंद महाथेरो जी, प्रज्ञाशील जी थे मेंबर कम सेक्रेटरी, सुरेश ससाई जी और ज्ञानेश्वर जी, ये 4 मेंबर थे हमारे बौद्धों की तरफ से। और इन्होंने वाकई में बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया था। वो सिक्योरिटी नहीं थी, सुरक्षा नहीं थी, उस पर ध्यान किया गया, डेवलपमेंट नहीं था, कर्मचारी बहुत कम थे। इन्होंने 84 कर्मचारी नियुक्त किए वहाँ पर और वहाँ के देखरेख के लिए। आज बोधगया का जो सौंदर्यीकरण है, इसमें कहीं ना कहीं विशेष योगदान हमारे द्वारा, हमारे भिक्षु महासंघ की जो कमेटी थी उसका महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण योगदान। एक सवाल और आपकी बातों से निकल करके आता है, वो ये है कि जैसा आपने कहा कि अब जो है वो डीएम जो है वो चेयरमैन रहता है, वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो। सेक्रेटरी जो है वो बुद्धिस्ट ही होगा, 4 मेंबर बुद्धिस्ट रहेंगे, 4 हिंदू होंगे। अब समस्या है कि जो 4 हिंदू मेंबर हैं वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारी मांग शुरू से ये रही है, जैसे ईसाई अपने चर्च का नेतृत्व करता है, सिख अपने गुरुद्वारों का पूरा स्वामित्व करता है, और हिंदू अपने अपने मंदिरों को पूरी तरह से संभालते हैं, ठीक इसी प्रकार से बौद्ध भी पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य चाहते भी हैं और स्वामित्व भी चाहते हैं, ताकि बौद्ध वहाँ से रचनात्मक काम पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कर सके, जिससे एक समाज में अच्छा संदेश जाए। अच्छा संदेश है। आप कह रहे हैं कि अभी जो आपने लड़ाई लड़ी थी अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ ने, उसने इतनी सफलता पाई कि 4 अपने मेंबर जो थे उनमें सेक्रेटरी अपना बनवा लिया, और एक जो चेयरमैन है वो उसका हिंदू होना अनिवार्य नहीं था। ये उपलब्धि उस आंदोलन की रही कहीं ना कहीं आपको? बिल्कुल रही, और उस आंदोलन में से काफी लोग निकले। उस आंदोलन में से नितिन राउत निकले, जो आज मिनिस्टर रह चुके हैं पहले महाराष्ट्र के। सुलेखा कुंभारे उसी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं कि भदंत आर्य, नागार्जुन, सुरेश सजाई माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर बने, और वो अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति के सब अध्यक्ष वगैरह थे, और सब पूरे देश में एक अच्छी मुहिम चली और बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ था। 18 महीने तक आंदोलन हुआ, और 18 महीने की उपलब्धि ये रही
कि वहाँ पर जो असुरक्षा देखने को मिलती है, व्यवस्था देखने को मिलती है, वो उसी आंदोलन की देन है। फिर 2005 में 25 फरवरी को हमने पहला कार्यक्रम किया, फिर 2009 में हमने पदयात्रा निकाली, इंदौर, महू, छावनी से लेकर दिल्ली तक, और उसका समापन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो अपना रफी मार्ग दिल्ली में है, उसमें काफ़ी लोग आए थे। फिर एक कार्यक्रम 2015 में किया गया जिसमें आप सब उपलब्ध थे, और बड़े पैमाने पे, जिसमें कई मैं लाख तो नहीं कहूँगा, पर लाख से कम भी लोग नहीं थे, उसमें कई हजार भिक्षु थे, उसमें सांसद भी 8-10 आए थे, और समय समय पर बसपा के सांसद ईशम सिंह जी, गांधी आज़ाद, आर्यन आर्या, या फिर रामदास आठवले जी जो भी हैं, ये जो हमारे समाज के जो लोग हैं, ये सब समय समय पर आवाज़ पार्लियामेंट में उठाते रहे हैं कि ये बौद्धों को दिया जाए। अब एक सवाल निकल कर के आता है कि अब वर्तमान में जो भिक्षु वहाँ पर विनयाचार्य हैं, के राहुल हैं, आप ही के पुराने साथी प्रज्ञाशील जी हैं, और बहुत सारे भिक्षु हैं और धरने पर बैठे हैं कि इसको पूर्णतः आज़ाद कराओ। और वहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिली है कि हिंदुओं ने वहाँ कहीं ना कहीं शिवलिंग बना दिए हैं, और अपने अपने उसके चारों तरफ जो है एक तरीके से हिंदू मंदिर छोटे छोटे बना दिए हैं। देखिए राहुल जी, मैं सबसे पहले तो मैं कह चुका हूँ कि मैं बोल 85 के माध्यम से मैं कहूँगा, हालांकि कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं छूटी है जहाँ बुद्ध का प्रभावशाली मंदिर है, यानी बुद्ध विहार है, वहाँ इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी खुरापात जरूर की है। आप नालंदा राजगीर कभी गए नहीं गए मुझे नहीं पता, और नहीं गए तो अवश्य जाइएगा। वहां पर ठीक नालंदा के पास में एक भैरव बाबा मंदिर है, और भैरव बाबा के अंदर एक भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा जो हमने आज तक नहीं देखी, काला रंग है उस प्रतिमा का, ब्लैक बुद्धा उसको कहते हैं, ब्लैक बुद्धा, उसको तेलिया बुद्ध भी कहते हैं। और उस पे ये कथन मर दिया गया है कि जो तेल इसको अपने सर पे लगाएगा उसके बाल आएंगे, और उसके सोचे हुए सपने पूरे होंगे, और जो शनिचर घर में आ रहा है वो चला जाएगा। इस प्रकार से उसको तेलिया बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया। इतना ही नहीं, डूंगेश्वरी पर्वत जहाँ भी हमने समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा जमीन खरीदी है, तो वहां पर भी एक देवी माता का प्रकट हो गई है। यहाँ तक कि तिरुपति मंदिर में भी है। हमारा मानना है कि ये तो खुरापात सब जगह करते चले आए हैं। तो जो वहां पर शिवलिंग है वो पहले हटा दिया गया था, जब प्रज्ञाशील जी जब सेक्रेटरी थे तो धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हो गया। अब लेकिन क्या है कि 20 साल से एक ही कमेटी है, 20-22 साल से उसका कोई चुनाव नहीं होता कमेटी हुआ है। इसमें 23 साल तो दौरजी साहब, 20 साल के लगभग दौरजी साहब रिटायर्ड आईएएस जो सिक्किम कैडर के थे, वो इसमें सेक्रेटरी रहे बहुत दिनों तक, 20 साल। अभी चालिंदा जी जो है हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो 23 साल से मोंकिन चीफ हैं। अभी जो मेंबर्स हैं कुछ उसमें बदले हैं, कुछ नहीं है। हमारा मानना है कि जब 3 साल बाद कमेटी होती है तो कभी कभी जो हमारे उत्तरी भारत के भिक्षु हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। कभी कभी जो हमारे मेरा मतलब वही है कि जब तक हम फेरबदल नहीं करेंगे जब तक कुछ होगा ही नहीं। तो अभी क्या है, ये मनगढ़ंत बातें होती रहती हैं कि बस उन्हीं को चुनना, उनको चुनना। अभी बता दूं फिलहाल स्थिति है कि इस बार 4 हिंदू मेंबर नहीं है, 4 की जगह 3 मेंबर हैं, और मेंबर जो बुद्धिस्ट है वो पूरे 4 ही हैं। ये नहीं कि मतलब हिंदू 4 नहीं है तो वो भी 4 नहीं है, वो 3 है और ये 4 हैं। एक बात, डीएम चेयरमैन साहब है, चल रहा है। लेकिन जो अभी आंदोलन की बात है, विकास लामा जी से हमारी वार्ता हुई, विकास लामा जी से वार्ता हुई, प्रज्ञाशील बंते जी से वार्ता हुई। एक अल्पसंख्यक आयोग की जो मेंबर थी माननीय जो रिचेल लामो जी, उन्होंने मुझे एक इनवाइट किया एक मीटिंग में। मैं गया, मुझे जानकारी नहीं थी कि इस विषय को लेकर कार्यक्रम किया गया है, तो मैं वहाँ पहुँचा। तो वहाँ इसी मुद्दे पर मीटिंग हुई थी। वहाँ पर उसके लालपुरा जी भी, चेयरमैन भी मौजूद थे, सभी लोग मौजूद थे। तो वहाँ पर एक ही बात आई कि बुद्ध गया के लिए आवाज़ उठनी चाहिए। अच्छी बात है हमारा, क्योंकि 2015 के बाद हमने कार्यक्रम नहीं कर पाए क्योंकि कुछ कारण रहे। तो मैंने ये देखा कि अभी जो आंदोलन कर रहे हैं अच्छी बातें करें, कोई ना कोई आवाज़ तो उठा रहा है, और आवाज़ उठा रहा है तो बस यही कहना है। मैंने उस दिन भी उनके मंच पर जाके कहा कि इस आंदोलन को ईमानदारी के साथ आप चलाएंगे तो लंबे समय तक चलेगा, लोग जुड़ेंगे। और जहां इसमें स्वार्थ जब आएगा तो लोग टूटेंगे, लोगों का विश्वास टूटेगा, और यह आंदोलन का जो है बिल्कुल बिखरा फैल हो जाएगा। इसका आंदोलन का अंत क्या है, कैसे इसमें सफलता मिल पाएगी, और कैसे क्या कि सरकार, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए या राज्य सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए? मेरा कहने का है अभिप्राय सर, आपने जो बिल्कुल पूछा सही जब बोला आपने मेरे से। मैं ये चाहता हूं कि अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन, अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ, अखिल भारतीय भिक्षु संघ, समता सैनिक दल, भारतीय बौद्ध महासभा, या फिर जो भी वर्तमान में संगठन बुद्धगया की आवाज उठा रहे हैं, हम सब मिलकर के देशव्यापी आंदोलन करें, और दिल्ली में एक बहुत बड़ा ऐसा विशाल धरना प्रदर्शन हो कि जिससे सरकार की आंखें खुले, यहाँ से सरकार हिले, तब जाकर के कहीं कुछ हो सकता है। क्योंकि एक्ट को केंद्र सरकार बदलेगी या राज्य सरकार बदलेगी? अभी तक यही रहा है,
अब तक ये रहा है कि जब केंद्रीय सरकार पर प्रेशर पड़ता है तो वो बोल देते हैं ये बिहार सरकार का मामला है, और जब बिहार सरकार का मामला आता है तो वो कह देते हैं केंद्र सरकार का मामला है। आपस में एक दूसरे के ऊपर पाले में बॉल फेंकी जा रही है, गेंद फेंकी जा रही है, कोई अपने ऊपर नहीं लाना चाहता है। अब सवाल ये कि जो बिहार का जो लोकल बौद्ध है, लोकल जो समाज है, वो जैसे दलित माझी है, पासवान है, धुसिया है, मतलब और चमार है, और मतलब धानुक है, ये जाग तो रहे लेकिन अभी भी बहुत कम पैमाने पर बौद्ध बनने को तैयार होते हैं। यानी 1000 में एक बौद्ध मिल गया, बहुत बड़ी बात हो गई। तो बिहार सरकार का भी पहले ये रहा था कि जब तक बिहार का भी तो व्यक्ति जागरूक होना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि सब लोग मिलकर के एक बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन करें, और आंदोलन एक का नहीं है। ये आंदोलन बुद्धगया की लड़ाई ना मेरी है, ना भदंत आनंद महाथेरो जी की है, ना प्रज्ञाशील जी की है, ना लामा जी की है, ना ये विनाचार्य जी की है। ये भारत के बौद्धों का अस्तित्व की लड़ाई है, और भारत के बौद्ध इतने कमजोर नहीं है कि अपने न्याय के लिए वो ना लड़ सकें। अभी उन्होंने प्रयास किया है, सब अपने अपने बयान दे रहे हैं, अच्छी बात है। मेरा यही कहना है कि किसी भी प्रकार से समाज भ्रमित ना हो। तो अब ये तो तय हो गया कि जो 1914 एक्ट है, 49 एक्ट है, वो चाहे तो केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार कोई भी उसको बदल सकती है। अगर उसकी मंशा हो तो वो उसको बौद्धों को समर्पित कर सकती है कि बौद्धों का मंदिर है। अभी राहुल जी सरकार जो चल रही है वर्तमान में, नीतीश कुमार जी की। वो बीजेपी के पैक्ट से चल रही है। इसमें एक दूसरे के ऊपर तो थोपने का मतलब ही नहीं बनता। इसका समाधान करना चाहें, नीतीश कुमार जी समाधान करना चाहे तो हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर तो छोड़िए, 24 मिनट के अंदर हो सकता है। अभी इस समय पर जो फारूक जी जो हैं वहाँ के आरिफ साहब महामहिम मोहम्मद। राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद साहब वहाँ के महामहिम राज्यपाल हैं। पहले हमारे बिहार के राज्यपाल आर एस गवी साहब रह चुके हैं। उनके समय पे भी वहाँ पर काफ़ी कुछ बदलाव आया। तो ये लोग चाहें और ये सरकार चाहे तो बौद्धों की समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन बात वही आ रही है कि बहुत से लोग यही चाहते हैं कि ये आंदोलन खत्म होता रहे, फिर कभी आए, शुरू हो, फिर खत्म हो जाए। इसको मतलब लटकाया जा रहा है, इसको उलझाया जा रहा है, सुलझाया नहीं जा रहा है। उलझाया जा रहा, सुलझाया नहीं जा रहा। मैंने भिक्षु बीपी थिरो ज्योति जी से बात की और जानने की कोशिश की परत दर परत कि पहला आंदोलन जो चला था उससे क्या मिला, वो आंदोलन क्यों रुका। एक बात तो निकल कर के आती है कि जब पहली कमेटी 1997 में बनी जिसमें अम्बेडकरवादी भिक्षु वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद में 3 साल के बाद चुनाव हुआ तो अम्बेडकरवादी भिक्षु वहाँ फिर दोबारा नहीं पहुँचे, तो उसके बाद में अभी तक दोबारा अम्बेडकरवादी भिक्षु नहीं पहुँचे। 97 से लेकर के 3 तक, ये 6 साल हमारी कमेटी 2 बार रही है। तो 2 बार के कार्यकाल में गेस्ट हाउस का निर्माण करना, रिसेप्शन का निर्माण करना, वहाँ से मार्केट हटाना, वहाँ सौंदर्यीकरण पे ध्यान देना, सुरक्षा पे ध्यान देना, बहुत बुरा हाल था। पीपल का पेड़ काट करके चोरी करके बेच दिया गया था। वहाँ पर पत्ते जो हैं मतलब बेचे जाते थे तो तोड़ करके, और वहाँ पर विदेशियों के साथ में दुर्व्यवहार होता था। वहाँ पर अच्छा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 2003 तक 6 साल आपकी कमेटी रही, यानी जो थेरावादी परंपरा के भिक्षु हैं, थेरावादी परंपरा के जो खासतौर से कहें कि अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं, तो उसके बाद में 2003 के बाद में फिर अम्बेडकरवादी भिक्षुओं की उस कमेटी में क्यों नहीं जा पाए? बात वही है कि उन्हें बौद्ध तो चाहिए, परंतु उन्हें ऐसे बौद्ध चाहिए जो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात ना कर सके, इस प्रतिज्ञा की बात ना कर सकते। तक यही बात ना कर सके। वहाँ बराबर में पार्क में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। वहाँ पे भी 14 अप्रैल तो छोड़िए, जब बुद्ध जयंती पे कुछ लोग जाते हैं तो उनके लिए भी ताला बहुत मुश्किल से खोला जाता है। वहाँ जयप्रकाश नारायण गार्डन है, उसमें मूर्ति स्थापित है बाबा साहब की। उस पर फूल चढ़ाने के लिए भी हमें मारामारी करनी पड़ती है हर बार बुद्ध पूर्णिमा के समय पर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी प्रज्ञाशील भंते जी काफ़ी लंबे समय तक प्रधान महासचिव रहे बुद्धगया मुक्ति आंदोलन के। 2020-21 में उन्होंने अपनी स्वेच्छापूर्वक इससे रिजाइन दिया है। उस पद पर आज हम हैं, और मैं भिक्षु महासंघ का महासचिव होने के नाते और अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन का महामंत्री होने के नाते मैं यही कह सकता हूँ कि जो ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, उसको आवाज़ को उठाते रहें। हमारी शुभकामना, हमारी मंगल कामना, और हमारा साथ पूरी तरह से इनके साथ है। पूरी तरीके से भंते बिनाचार्य करुणाशील राहुल और तमाम जो साथी भंते जी के बौद्ध भिक्षु वहाँ पे कर रहे हैं उनके साथ है। एक चीज़ तो समझ में आ गई कि सरकार उन्हीं लोगों को चुनना चाहती है वहाँ पर जो लोग अम्बेडकरवादी ना हो। 1997 से लेकर के 2003 तक 6 साल अम्बेडकरवादी भिक्षु कमेटी में रहे, विकास भी हुआ, बुद्ध की भी बात हुई, अम्बेडकर की बात हुई। और 2003 से लेकर के यानी अभी 23 साल 22 साल से वहाँ ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट बोले तो जो लामा परंपरा के लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं वो वाले भिक्षु वहाँ पर रह रहे हैं जिनको हिंदू धर्म से कोई दिक्कत नहीं है। आप विपश्यना करिए, बराबर में घंटा बज रहा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन समस्या वही है कि हम बौद्ध विहार को इसलिए आंदोलन कराना चाहते हैं
कि वहाँ पर विदेशी आएँ, वो मेडिटेशन करें, तो उनको घंटे की और आरती की आवाज़ जो है वो सुनाई ना दे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।